गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है शीत युद्ध के अंत के कारण। इससे पहले के वीडियो में हमने ये बात की थी कि शीत युद्ध क्या था, शीत युद्ध के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़े। आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि शीत युद्ध का अंत किस तरीके से हुआ और उसके अंत के क्या कारण रहे। शीत युद्ध 1945 में प्रारंभ हुआ। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब विश्व में दो महाशक्तियाँ रह जाती है, एक तरफ अमेरिका और एक तरफ सोवियत संघ। अमेरिका सपोर्ट कर रहा था पूंजीवादी विचारधारा को और सोवियत संघ ने सपोर्ट किया साम्यवादी विचारधारा को। तो दोनों महाशक्तियों के बीच एक तरह का शक्ति संघर्ष प्रारंभ हो गया, एक तरह की प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हो गई, जिसमें दोनों महाशक्तियों ने प्रत्यक्ष युद्ध के अलावा अन्य तरीकों से एक दूसरे की शक्ति को कमज़ोर करने का प्रयास किया। इसे हम शीत युद्ध कहते हैं। इस शीत युद्ध के कारण 1945 से लेकर के 1991 तक विश्व राजनीति इस शीत युद्ध के इर्द गिर्द घूमती हुई ही हमें दिखाई देती है। लेकिन 1990 के दशक के प्रारंभ में ही कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिसके कारण शीत युद्ध का अंत हो जाता है। तो आइए आज हम डिस्कस करेंगे कि शीत युद्ध का अंत किन कारणों से हुआ। सबसे पहला कारण इस पे हम ले रहे हैं मिखाइल गोर्बाचोव का व्यक्तित्व एवं नीतियाँ। जिस तरीके से हम ये मानते हैं कि स्टालिन के कारण शीत युद्ध का जन्म हुआ, स्टालिन को शीत युद्ध के जनक के रूप में याद किया जाता है, उसी तरीके से मिखाइल गोर्बाचोव को शीत युद्ध का अंत करने वाला नेता माना जाता है। 1985 में मिखाइल गोर्बाचोव सोवियत संघ के नए राष्ट्रपति बने। मिखाइल गोर्बाचोव ने जो नीतियां अपनाई और जिस तरह का उनका व्यक्तित्व था, उसके कारण शीत युद्ध के अंत में योगदान मिला। तो आइए हम बात करते हैं कि गोर्बाचोव की वो कौन सी नीतियां रही जिसके कारण शीत युद्ध का पतन हुआ। सबसे पहली चीज़ इसमें, गोर्बाचोव ने 1987 में अमेरिका के साथ एक संधि की, INF संधि। इस संधि में ये निश्चित किया गया कि कम और मध्यम दूरी के प्रक्षेपास्त्रों को नष्ट किया जाएगा। तो सोवियत संघ, जो अभी तक शस्त्रीकरण की होड़ में लगा हुआ था, स्वयं इस बात के लिए रेडी हो गया कि वो कम और मध्यम दूरी की जो मिसाइलें हैं उन्हें समाप्त कर देगा। तो ये जो ट्रीटी हुई INF संधि, ये एक बहुत बड़ा चरण मानी जाती है शीत युद्ध के अंत की दिशा में। इसके अलावा गोर्बाचोव ने ग्लास्नोस्त और पेरेस्ट्रोइका की नीतियाँ अपनाई। ये नीतियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है शीत युद्ध समाप्ति की दिशा में। हम बात करें पहले ग्लास्नोस्त की। ग्लास्नोस्त से अभिप्राय था खुलापन और पारदर्शिता। अभी तक जो सोवियत संघ एक बंद अर्थव्यवस्था को सपोर्ट कर रहा था, एक कम्युनिस्ट मॉडल को अपना रहा था, अब उसने सोवियत मॉडल के बजाय हम कह सकते हैं कि खुलेपन की नीति अपनाना शुरू की, पारदर्शिता की नीति अपनाना शुरू की, जो कि धीरे धीरे पूंजीवादी मॉडल के करीब थी। इसी तरह उन्होंने पेरेस्ट्रोइका की नीति अपनाई। पेरेस्ट्रोइका की नीति का अभिप्राय था सरकार का नियंत्रण कम करना। अभी तक जो सोवियत संघ साम्यवादी मॉडल को अपना रहा था, और साम्यवादी मॉडल में हम जानते हैं कि केंद्रीकृत आदेशित अर्थव्यवस्था को अपनाया जाता है, केवल एक दल होता है, सर्वाधिकारवादी दल। लेकिन अब उन्होंने सरकार का नियंत्रण कम करना शुरू कर दिया, तो उन्होंने ये पेरेस्ट्रोइका की नीति अपनाई। तो उनके द्वारा इन नीतियों को अपनाने से सोवियत संघ में एक नए सिस्टम का सूत्रपात हुआ। उनकी जो छवि थी वो एक उदारवादी नेता की छवि बनी, और गोर्बाचोव के इन कार्यों के कारण ही उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार भी दिया गया। इसी तरह गोर्बाचोव ने पूर्वी यूरोप के देशों में लोकतंत्र का समर्थन किया। अभी तक सोवियत संघ की नीति ये थी कि वो पूर्वी यूरोप के देशों में साम्यवाद की स्थापना करना चाहता था, लेकिन अब गोर्बाचोव ने पूर्वी यूरोप के देशों में जो लोकतंत्र की स्थापना हुई उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया।
इसी तरीके से आप देखिए कि जर्मनी का एकीकरण होता है 1990 में। 1 जुलाई 1990 दोनों जर्मनियों का आर्थिक एकीकरण हो जाता है और सोवियत राष्ट्रपति खुद ही अनाउंस करते हैं पत्रकार सम्मेलन में कि जर्मनी का एकीकरण निश्चित है। सोवियत संघ जर्मनी से निकट संबंध रखना चाहता है और यह जर्मनी की इच्छा है कि वह नाटो में शामिल हो या वार्सा पैक्ट में शामिल हो। तो एक तरीके से इस अनाउंसमेंट के साथ ही सोवियत संघ ने जर्मनी के एकीकरण को मंजूरी दे दी है, ऐसा प्रतीत होता है। साथ ही सोवियत संघ स्वयं ये एक्सेप्ट करता है कि जर्मनी यदि चाहे तो वो नाटो के साथ भी जा सकता है। और बाद में 3 अक्टूबर 1990 को जर्मनी का एकीकरण हो जाता है। तो जर्मनी के एकीकरण से एक तरीके से यूरोप में जो शीत युद्ध के कारण एक संघर्ष का वातावरण चला आ रहा था वो समाप्त हो जाता है। तो एक जो मेन कारण रहा वो था सोवियत संघ द्वारा संयुक्त जर्मनी को नाटो की सदस्यता जारी रखने पर सहमति। इसी तरह एक जो और मेन डिसीजन लिया गोर्बाचोव ने वो था वार्सा पैक्ट को समाप्त करना। हम थोड़ी बात वार्सा पैक्ट के बारे में करें। देखिए, वार्सा पैक्ट का निर्माण 9 मई 1955 को किया गया था और वार्सा पैक्ट सोवियत संघ ने नाटो के जवाब में बनाया था। नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना अमेरिका ने करी थी 1949 में, और इस नाटो के जवाब में सोवियत संघ ने बनाया था वार्सा पैक्ट। और वार्सा पैक्ट का उद्देश्य था पूर्वी यूरोपीय देशों में सोवियत संघ का प्रभाव क्षेत्र स्थापित करना, या हम यूं कहें कि पूर्वी यूरोप के देशों में साम्यवादी शासन की स्थापना करना। तो वार्सा पैक्ट नाटो का जवाब था, लेकिन स्वयं गोर्बाचोव ने वार्सो पैक्ट को समाप्त कर दिया। 1 जुलाई 1991 को वार्सा पैक्ट समाप्त हो गया। तो वार्सा पैक्ट का समाप्त होना, जर्मनी का एकीकरण होना, पूर्वी यूरोप के देशों में लोकतंत्र की स्थापना, ये सारे वो कदम थे जो शीत युद्ध समाप्ति की दिशा में जा रहे थे। दूसरा रीज़न है सोवियत संघ की आर्थिक मजबूरियां। देखिए, 1980 से ही सोवियत संघ में आर्थिक संकट बढ़ता जा रहा था। इसका कारण था, एक तरफ तो सोवियत संघ अस्त्र शस्त्रों के निर्माण में बहुत अधिक धनराशि खर्च कर रहा था, और दूसरा कारण था सोवियत संघ में अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में हो रहा बेतहाशा खर्चा। इन दोनों ही कारणों से सोवियत संघ की आर्थिक स्थिति बहुत खराब होती जा रही थी, उसका खर्चा बहुत बढ़ गया था। और दूसरी तरफ सोवियत संघ की जो आर्थिक प्रगति है, जो आर्थिक वृद्धि दर है, वो बहुत कम होती जा रही थी। निर्यात कम होते जा रहे थे, आयात बढ़ते जा रहे थे, कृषि उत्पादन समाप्त हो गया था, टेक्निकल प्रोग्रेस भी कम हो गई थी। इसी समय वहाँ पर कोयला खान में श्रमिकों ने हड़ताल कर दी, इससे भी वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन और अधिक जटिल हो गई। स्वयं मिखाइल गोर्बाचोव ने इस बात को स्वीकार किया था कि आर्थिक प्रगति मंद होती जा रही है, राष्ट्रीय आय में जो वृद्धि दर है वो आधे से भी अधिक कम हो गई है। तो इस तरीके से सोवियत संघ की आर्थिक स्थिति बहुत खराब होती जा रही थी, और इन परिस्थितियों में सोवियत संघ के लिए ये संभव नहीं था कि वो अमेरिका के साथ प्रतिस्पर्धा जारी रख सके। इस समय सोवियत संघ की प्राथमिकता थी अपनी आर्थिक स्थिति से उभरना। तो अभी तक जो ये शीत युद्ध का एक वैचारिक संघर्ष चला आ रहा था, सोवियत संघ का जो उद्देश्य बना हुआ था अधिक से अधिक देशों में साम्यवाद का प्रचार प्रसार करना, अब सोवियत संघ ने अपना मुख्य उद्देश्य बना लिया था अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को सही करना। तो चूंकि आर्थिक स्थिति खराब हो जाने के कारण सोवियत संघ अमेरिका से प्रतिस्पर्धा जारी नहीं रख सकता था, इसलिए शीत युद्ध का अंत अब अवश्यंभावी सा हो गया था। तीसरा कारण है सोवियत संघ का विघटन। सोवियत संघ की आर्थिक स्थिति खराब हो जाने के कारण सोवियत संघ के साथ जो गणराज्य जुड़े हुए थे, वो गणराज्य भी
अब अपनी स्वायत्तता की मांग करने लगे। इसी समय गोर्बाचोव जब ग्रुप 7 की लंदन बैठक में जाते हैं और वहां जाकर जब वो पश्चिमी राष्ट्रों से आर्थिक मदद मांगने का प्रयास करते हैं, लेकिन पश्चिमी राष्ट्र आर्थिक मदद के लिए तैयार नहीं होते और इस इंसिडेंट के बाद जो गणराज्य हैं वो अपनी स्वायत्तता की मांग और भी जोर शोर से शुरू कर देते हैं और अंत में सोवियत संघ का विघटन हो जाता है 1991 में। तो अभी तक सोवियत संघ जो बहुत सारे साम्यवादी देशों का नेता था, वो खुद ही कोलैप्स जब हो जाता है तो अब एक तरीके से उसके लिए शीत युद्ध जारी रखना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। नेक्स्ट कारण है साम्यवादी देशों में लोकतंत्र और बाजार अर्थव्यवस्था। शीत युद्ध एक वैचारिक संघर्ष था जिसमें कि सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के देशों ने कम्युनिस्ट मॉडल को अपनाया था। इस कम्युनिस्ट मॉडल में हम कह सकते हैं कि अगर हम इकोनॉमिक दृष्टि से देखें तो यहाँ पर केंद्रीकृत आदेशित अर्थव्यवस्था अपनाई गई थी। इसी तरह राजनीतिक क्षेत्र में साम्यवादी मॉडल अपनाया गया था। एक सर्वाधिकारवादी दल का अस्तित्व था। लेकिन 1990 में पूर्वी यूरोप के जो देश थे, इन्होंने भी कम्युनिस्ट मॉडल के स्थान पर बाजार अर्थव्यवस्था को अपनाना शुरू कर दिया। अभी तक जहां केवल एक सर्वाधिकारवादी दल था, ये देश बहुदलीय व्यवस्था को अपनाने लगे, डेमोक्रेटिक सिस्टम को ये देश अपनाने लगे। स्वयं अगर हम सोवियत संघ की बात करें तो 1990 में सोवियत संघ ने भी साम्यवादी दल पर प्रतिबंध लगा दिया और स्वयं सोवियत संघ ने भी मुक्त बाजार व्यवस्था को स्वीकार कर लिया। तो एक तरीके से जो अभी तक हम देख रहे हैं कि जो अंतर था, जो वैचारिक अंतर था कि अमेरिका जहां पूंजीवाद को सपोर्ट कर रहा था और सोवियत संघ साम्यवाद को सपोर्ट कर रहा था, तो ये वैचारिक अंतर अब समाप्त हो गया था। सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के देशों ने भी उसी मॉडल को अपना लिया था जिस मॉडल को अमेरिका और उसके सहायक पूंजीवादी देशों ने अपनाया था। तो अब पश्चिमी देशों और पूर्वी यूरोप के देशों में कोई अंतर नहीं रह गया था और ऐसी परिस्थितियों में सोवियत संघ को G7 के जो देश थे वो भी आर्थिक सहायता देने लगे। इसी समय अगर हम देखें तो दिसंबर 1991 में अमेरिका ने खाद्य राहत के रूप में सोवियत संघ को $1.5 अरब की धनराशि स्वीकृत की और बाद में कुल मिलाकर अमेरिका ने 1991 में सोवियत संघ को कुल $4 अरब की धनराशि की सहायता दी। अगर हम जर्मनी की बात करें तो जर्मनी ने भी सोवियत संघ को $40 अरब की धनराशि की सहायता दी। यानी कि अभी तक जो एक वैचारिक संघर्ष चला आ रहा था वो अब समाप्त हो गया था। अब सोवियत संघ भी उसी राह पर जा रहा था जिस राह पर अमेरिका और उसके समर्थक देश थे। तो एक जो वैचारिक संघर्ष था, उस वैचारिक संघर्ष के समाप्त होने से शीत युद्ध का भी अंत हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि शीत युद्ध का जो अंत हुआ, कहीं ना कहीं उस अंत में मिखाइल गोर्बाचोव का योगदान रहा, सोवियत संघ की बिगड़ती हुई आर्थिक परिस्थितियों का योगदान रहा और कुल मिलाकर जब सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के देश भी साम्यवादी मॉडल को छोड़कर पूंजीवादी मॉडल अपनाने लगे, बाजार अर्थव्यवस्था अपनाने लगे, लोकतंत्र को अपनाने लगे, तो शीत युद्ध पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। थैंक यू। आप इस वीडियो को देखिए। शीत युद्ध से संबंधित सभी चर्चाएं हम कर चुके हैं। शीत युद्ध का अर्थ क्या है, शीत युद्ध की प्रकृति क्या है, शीत युद्ध के क्या कारण रहे, शीत युद्ध का क्या प्रभाव हुआ, और आज हमने ये डिस्कस किया कि शीत युद्ध के अंत के क्या कारण रहे। तो शीत युद्ध से संबंधित सभी इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। आप सभी वीडियो को देखिए और आप अगर कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं शीत युद्ध से संबंधित तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। इस वीडियो को आप लाइक करें, साथ ही आप सब्सक्राइब भी करें ताकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से संबंधित
जो भी वीडियो मैं बनाऊं वो आप तक समय पर पहुंच सके। थैंक यू।